चलिए आज बात करते हैं हम लोग IS 456-2000 कैसे देखते हैं और कौन कौन से पेजेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पेज नंबर हमें 11 से स्टार्ट करना है। इससे पहले भी कई सारे पेजेस इंडेक्स वगैरह वो सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 11 से क्या है कि इसमें आपको सबसे पहले जितने नोटेशंस यूज़ हो रहे हैं RCC में वो सारे उनके बारे में दे रखा है। जैसे ए क्या है, एरिया है, स्मॉल बी क्या विड्थ ऑफ बीम है। अगर यही चीज़ हमारी रेक्टेंगुलर कॉलम की बात करें तो वो शॉर्टर डायमेंशन हो जाती है। बी एफ क्या है, हमारी इफेक्टिव विड्थ ऑफ लेंथ। जैसे हम टी बीम और एल बीम पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर उसको विड्थ ऑफ लेंथ, तो ऐसे सारे नोटेशंस हैं उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है एक बार। तो कभी भी RCC पढ़ने से पहले सारे आप यहाँ पे नोटेशंस के बारे में देख सकते हैं कि FCR जैसे यहाँ पे क्या FCR मॉडल्स ऑफ रप्चर है, उसी को फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पॉइंट ऑफ AKTU के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी जब कोई आप एग्ज़ाम आते हैं हमारे पास कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स, तो वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें नोटेशन से कभी कभी अगर पूछना चाहता है तो पूछ सकता है कि वो चीज़ क्या है। तो पेज नंबर 11 और पेज नंबर जो हमारा 12, ये पूरा पेज नंबर हमारा इन्हीं से डील करता है कि नोटेशंस कौन कौन से यूज़ हुए हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद पेज नंबर की बात करते हैं। पेज नंबर हमारा 13। पेज नंबर 13 में क्या है, पेज नंबर 13 में सबसे इंपॉर्टेंट आता है सीमेंट्स। दो नॉर्मल फील्ड में यूज़ होती हैं वो हमारी 33, 43 और 53, ये 3 ग्रेड्स यूज होती हैं सीमेंट के बारे में। तो ये IS कोड में इसमें पेज नंबर 13 पे पूरा सीमेंट के बारे में दे रखा है। तो कभी कभी थ्योरी पूछ लेता है आपसे AKTU में कि राइट द मिनरल्स एडमिक्सचर्स अबाउट विच आर यूज्ड इन सीमेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे एडमिक्सचर्स के नाम दे रखे हैं, जैसे पोजोलोना है, फ्लाई एश दे रखा है, सिलिका फ्यूम्स, राइसस्क। तो ये चीज़ें आप यहाँ से भी इसमें लिख सकते हैं जब थ्योरी अगर पूछा जाए। तो पेज नंबर 13 ओपन करना है, सीमेंट के बारे में कुछ भी पूछता है तो ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे क्या है, एग्रीगेट के बारे में दे रखा है। एग्रीगेट में हमें क्या क्या पढ़ना है कि जो लिमिटेशन क्राइटेरिया है एग्रीगेट का, जैसे साइज ऑफ एग्रीगेट मिनिमम और मैक्सिमम कितना यूज़ करते हैं उसके बारे में दे रखा है। और फिर यहाँ पे एक दे रखा है वाटर की, वाटर जो यूज़ करते हैं क्यूरिंग के लिए और मिक्सिंग के लिए, तो वाटर की जो क्वालिटी है वो कौन सी यूज़ होनी चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए दे रखा है जैसे द pH वैल्यू ऑफ वाटर सेल बी नॉट लेस दैन 6। तो ऐसी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको हाईलाइट करके एक बार पढ़ लेनी है पेज नंबर 14 से, जो कि कॉम्पिटिशन में भी आपसे पूछा जाता है और AKTU में भी सीमेंट के बारे में या फिर एग्रीगेट के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पेज नंबर पे आके। और एक चीज़ और, आप एकदम डिट्टो पूरी कॉपी मत करिएगा जब भी अगर AKTU में आपको लिखना है। थोड़े वर्ड्स मतलब इससे आप वर्ड्स उठाइए और आप लैंग्वेज अपनी लिख सकते हैं अपने उसमें, कोई भी एक सेंटेंस बना के, सेंटेंस आपके होने चाहिए। पेज नंबर 15 पे यहाँ पे एक आपका कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कई बार RRB JEE में पूछा गया। ये जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सल्फेट्स और क्लोराइड्स, इनकी जो परमिसिबल लिमिट है वो वाटर में कितनी होनी चाहिए वो इसके बारे में दे रखा है। तो ये यहाँ से आपको याद भी करना है और आप यहाँ पे पेज नंबर याद कर लें कि यहाँ पे मिलेगा ये पेज नंबर 15 पे। फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ये काफ़ी टेबल नंबर 2 जो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट्स दे रखी है कि मिनिमम ग्रेड जो ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट की है वो कितनी होती है और मैक्सिमम ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट की ग्रेड कितनी होती है, तो 20। वैसे स्टैंडर्ड की जो मिनिमम ग्रेड है कॉन्क्रीट की वो M25 है और मैक्सिमम कितना है M55। इससे ऊपर जो जाएगा वो हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट हो जाती है। तो इसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। और ये एक यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट दे रखा है उसको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो कितना लेते हैं FCR = 0.7 FCK। ये पेज नंबर आपका 16 पे दे रखा है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है क्रीप कॉफिशिएंट, जब आप क्रीप कॉफिशिएंट आपको याद होनी चाहिए पहली बात तो। दूसरे जब आप डिस्ट्रेस कॉन्क्रीट पढ़ेंगे तब वहाँ पे भी इनकी डायरेक्ट वैल्यू रखी जाती है, ये वाली जो यहाँ पे दे रखा है एज ऑफ लोडिंग के साथ में क्रीप कॉफिशिएंट। तो पेज नंबर 16। पेज नंबर 18 ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिशन्स में भी इससे पूछा जाता है कि ये जो कंडीशंस दे रखे हैं इन्वायरमेंट एक्सपोजर कंडीशंस, कि आपको जो कंक्रीट यूज़ करना है वो कौन सी कंडीशन में है। तो वो जो कंडीशन है हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो कंडीशन हमारी वेरी सीवर है या सीवर है या फिर मॉडरेट। तो उसके बारे में यहाँ पे एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में दे रखा है। जैसे अगर कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन एक्सपेक्ट दो सिचुएटेड इन कोस्टल एरियाज, तो हमारी माइल्ड सिचुएशन है तो उसको सिचुएशन क्या बोलेंगे, माइल्ड। ऐसी ही कंडीशन दे रखी है। तो हमें ये कहाँ पे मिलेंगे, पेज नंबर 18। और ये थ्योरी में भी पूछ लिया जाता है लिखने के लिए, तो आपको ये याद होना चाहिए। पेज नंबर 20 पे आपसे यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो इंपॉर्टेंट दे रखा है। जो टेबल दे रखी है आपको, ये टेबल है 5। इसमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमने अभी पढ़ी थी, माइल्ड, सिविल, मॉडरेट या एक्सट्रीम कंडीशन है वेदर की, तो उसके हिसाब से वाटर सीमेंट रेशियो में कितना रखना है ये प्लेन के केस में। और ये हमें दे रखा है वाटर सीमेंट रेशियो रेनफोर्स सीमेंट के
कलर में। तो ये भी आपसे थ्योरी में पूछ सकता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। फिर अगला सीधे आ जाते हैं पेज नंबर 27 पे। यहाँ पे क्यूरिंग के बारे में पूछता है कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन क्यूरिंग। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्यूरिंग के बारे में, कौन सा वाटर यूज़ करना है और कैसे यूज़ करनी है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्यूरिंग भी दे रखी है, मॉइस्ट क्यूरिंग दे रखी है, मेम्ब्रेन क्यूरिंग दे रखी है। इसके बाद आते हैं सीधे पेज नंबर हम लोग 27 के बाद आएंगे पेज नंबर 32 पे। इसमें कई सारे जो डिज़ाइन बेस होते हैं, उसमें हमें डिज़ाइन बेस पे से वो कि लोडिंग कंडीशंस कैसी हैं। तो डेड लोड के बारे में दे रखा है, इम्पोज लोड क्या होते हैं, विंड लोड क्या है, श्रिंकेज लोड क्या, अर्थक्वेक लोड क्या है, उनके बारे में दे रखा है स्पेसिफिकेशंस कि कौन सा कितना यूज़ करना है और कौन सा कोड प्रोविजन यूज़ करना है उसके लिए। तो यहाँ पे केवल हमें डेड लोड्स के बारे में पता करना है कि लोड्स कौन है और कितने टाइप्स के हैं। फिर यहाँ से आता है पेज नंबर 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है ये इफेक्टिव स्पैन। यहाँ पे अगर कोई बीम आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसमें दे रखा है कि इफेक्टिव स्पैन जो होता है वो कैसे होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है द इफेक्टिव स्पैन ऑफ अ मेंबर दैट इज़ नॉट बिल्ट इंटीग्रली विद द सपोर्ट शैल बी टेकन एज क्लियर स्पैन प्लस द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब और बीम और सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट विच एवर इज लेस। तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे दो कंडीशंस दे रखी है। पहला तो सेंटर टू सेंटर जो बियरिंग्स होती हैं, सपोज दैट दीवार टू, अगर ये वॉल टू वॉल दे रखा है, इसके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो वाली, और दूसरा दे रखा है कि आपका जो इफेक्टिव डेप्थ ऐड करनी है आपको स्पैन में, तो दोनों में से जो लेस होगी वो वाली हमारी इफेक्टिव स्पैन हम लोग कंसीडर करेंगे। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ से लिखा हुआ इफेक्टिव स्पैन के बारे में। अगला यहाँ पे जब टी सेक्शन और एल सेक्शन करेंगे तो आप उसकी विड्थ के बारे में फॉर्मूला सीधे यहाँ पे दे रखा है पेज नंबर 37 पे। तो पेज नंबर 37 में आपको दो चीज़ याद रखनी है। पहला तो जो विड्थ ऑफ फ्लेंस दे रखी है टी बीम और एल बीम के केस में वो दे रखा है, और दूसरा आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि जो इफेक्टिव डेप्थ और स्पैन का जो रेशियो होता है D/L का वो कितना है, वो कैंटिलीवर के केस में दे रखा है, सॉरी L/D होता है, ये दे रखा है। कैंटिलीवर बीम में तो 7, सिंपली सपोर्टेड है 20 और कॉन्टिन्यूस है तो 26। ये आपको याद रखना है पेज नंबर 37 पे। फिर पेज नंबर 42 पे आपको सीधा जाना है। पेज नंबर 42 पे अगर आप कॉलम पढ़ रहे हैं तो कॉलम के सिलेंडरनेस रेशियो के बारे में यहाँ पे दे रखा है। अगर इस बार कॉलम आप में नहीं है तो यहाँ पे एक आपका कॉलम होता तो मिनिमम एसेंट्रिसिटी के बारे में कि कितनी मिनिमम एसेंट्रिसिटी होनी चाहिए पे वो दे रखा है आपका क्लॉज नंबर 25.4। ये क्लॉज इनको बोलते हैं, ये है क्लॉज 25.4। आपका सबसे इंपॉर्टेंट है क्लॉज नंबर 26.2। ये डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस इन एनफोर्समेंट, मतलब डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार कितना आपको रखना है, वो कितना होता है LD = 5 सिग्मा S/4 टाउ BD। तो ये 4 टाउ BD आप रखिएगा। ये जो टाउ BD है ये है डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस। इसकी वैल्यू भी आपको देखो यहाँ पे जैसे दे रखी है कितना 26.2.11 में दे रखा है। तो जब 26.2.11 हम लोग देखेंगे तो हमको ये इसकी टेबल मिल जाएगी टाउ BD की वैल्यू ये रही। जैसे वहाँ पे दे रखा था कि आपको क्लॉज नंबर देखना है 26.2.11, तो हम आके देख रहे हैं यहाँ पे वो कौन से पेज नंबर पे है, पेज नंबर 43 पे है। टाउ BD की वैल्यू जो दे रखी है अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट्स, तो हमें ये याद रखना है कि हमें टाउ BD की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी। फिर पेज नंबर आता है 44। पेज नंबर 44 इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला मिलेगा जब आप चेक करेंगे। एक फॉर्मूला आपका आता है 1.3 m1/v प्लस का L0, तो वो फॉर्मूला यहाँ से आता है। ये है आपका फॉर्मूला m1/v प्लस L0, और नीचे आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है कि 30% इंक्रीज़ किया जाता है। तो जब 30% इंक्रीज़ करेंगे तो वही वैल्यू इसके पास आके आ जाती है 1.3 m1/v प्लस का L0। तो ये चीज़ें आप जब फॉर्मूले पढ़ेंगे आपने देखा होगा अपने बुक में, तो आपको ये सारे फॉर्मूलेस यूज़ होते हैं। तो ये पेज नंबर 44 से आपके पास आएगा। ये पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट में यूज़ होता है आपका। फिर पेज नंबर 47 पे आपका इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 47 पे क्या है, यहाँ पे AS, जब आप जो मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट है वो कितना प्रोवाइड करते हैं, तो मिनिमम हम लोग इस केस से प्रोवाइड करते हैं, किससे A/BD = 0.85/FI। ये फॉर्मूला यूज़ करके मिनिमम जब भी हमें निकालना होता है एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट टेंशन का, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करके निकालते हैं। और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे आप पढ़िए, दे रखा है मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड 0.04 BD। BD क्या है, ये डायमेंशन है क्रॉस सेक्शन की। तो यही दे रखा है यहाँ पे कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए और मिनिमम क्या। तो ये सारा रेनफोर्समेंट्स के बारे में पेज नंबर आपका 47 डील करता है। इसमें आपको स्पेसिंग के बारे में दे रखा होगा, ट्रांसफर्स रेनफोर्समेंट कितना है और साइड फेस रेनफोर्समेंट।
साइड फेस रेस्पॉन्स जहाँ पे करना होगा वो इस क्राइटेरिया से करेंगे। ट्रांसफर जहाँ प्रोवाइड करना होगा वो हम लोग 26.5.14 से करेंगे। तो ऐसे ही पेज नंबर 47 आपका डील करेगा एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट से। पेज नंबर 48 पे अगर मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट जैसे आप डिज़ाइन करते हैं बीम पे, तो कभी कभी शियर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग सीधे सीधे प्रोवाइड कर देते हैं मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट। तो ये मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट है। इससे पहले जो भी पढ़ा था 0.85 FI/BD वो था केवल रेनफोर्समेंट, और ये हमारा शियर रेनफोर्समेंट। जब मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा तो हम लोग इससे प्रोवाइड कर देंगे ASB/BSB ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4.87 FY से, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसका कॉलम तो आप में इस बार है नहीं। अगर कॉलम के बारे में पता करना तो आपको यहाँ पे मिनिमम रेनफोर्समेंट दे रखा है कि स्लैब और किसमें कितना प्रोवाइड करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉर्सन रेनफोर्समेंट के बारे में दे रखा है, लेकिन आपको जो AKT में यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट कितना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पेज नंबर 48 पे। फिर पेज नंबर 49 पे हमारे पास जब हम लोग कॉलम डिजाइन करेंगे, इस बार अगर आप में नहीं है तो वो अगले सेमेस्टर में आएगा आपके पास। तो यहाँ पे हेलिकल रेनफोर्समेंट है और जो पिच कितनी होनी चाहिए लेटरल डायमेंशन की, और पिच डायमीटर और लेटरल टाइस की कितनी होनी चाहिए, और हेलिकल रेनफोर्समेंट में पिच कितनी होनी चाहिए, उस सबका क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है। तो अगर हम बाय द वे भूल जाते हैं तो हम लोग पेज नंबर 49 को रिफ़र कर सकते हैं आईएस कोड के वो कंडीशन देखने के लिए। ये थ्योरी लिखने के लिए आपसे पूछा जाता है कभी कभी एक्सपेंशन जॉइंट्स क्या हैं, तो आप पेज नंबर 50 पे आ सकते हैं। पेज नंबर 53 पे आपको फ्लैट स्लैब के बारे में, शायद फ्लैट स्लैब आपके इस बार सिलेबस में नहीं है, तो जब नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा तो आप पेज नंबर 53 पे फ्लैट स्लैब के बारे में दे रखा है। 70 पे आपको यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखनी है, ये FY की वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्टील ग्रेड XUmax/D की वैल्यू कितनी होती है। XUmax/D की वैल्यू या फिर आप NA/D की वैल्यू बोल सकते हैं। XUmax/D की वैल्यू आपको जो फॉर्मूला आएगा 0.36 FC के ब्रैकेट में XU माइनस XUmax/D समथिंग ऐसा फॉर्मूला आएगा, तो आप वहाँ पे XUmax/D की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टील ग्रेड। कि अगर 250 ग्रेड स्टील है तो XUmax/D की वैल्यू कितनी होगी, 415 स्टील है तो कितनी होगी, और 500 है तो कितनी। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, पेज नंबर 70 पे बॉटम पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मिनिमम इसेंट्रिसिटी के बारे में भी दे रखा है। अगला पेज नंबर है 71 कॉलम के लिए। अगर कॉलम के लिए जब भी हम डिज़ाइन करेंगे तो शॉर्ट एक्सली लोडेड कॉलम के लिए सीधे फॉर्मूला हमारे यहाँ पे दे रखा है। अगर आप इस बार कॉलम आप में नहीं है तो आप देखिए यूज़ वाला नहीं है, अगले बार आप यूज़ करिएगा। पेज नंबर 71 याद रख लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पेज नंबर 72 पे आपको यहाँ पे के की वैल्यूज डिज़ाइन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे कोएफिशिएंट आता है के, जिसको हम लोग टाउसी को जब मल्टीप्लाई करते हैं एक फैक्टर आता है के से, तो वो के कितना होना चाहिए उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी पेज नंबर 72 पे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका आता है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज नंबर 73 पे सबसे पहले तो ये वाली आपको पता होना चाहिए, ये टेबल है हमारे 100 AST/BD PT लिमिट जिसको बोलते हैं। एक साइड में ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं 0.15 ये पेज, ये सारी ये 100 AST/BD मतलब एरिया ऑफ स्टील 100 मल्टीप्लाइड अपॉन का BD, ये हमारा PT लिमिट इसको बोलते हैं। तो PT की वैल्यूज़ कितनी है उसके हिसाब से हमें अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्वेश्चन दे रखा है। तो ये हमारे पास टाउसी की वैल्यूज़ हैं, ये टाउसी की वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए तो वो यहाँ पे दे रखी हैं पेज नंबर 73 पे। और यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप अगर हमें कभी इंक्लाइन स्ट्रिप डिज़ाइन करना होता है, इन स्ट्रिप्स अगर प्रोवाइड करनी है स्ट्रिप्स, तो हमें उसका एरिया कितना होना चाहिए, लोड कितना होना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पे दे रखा है। ये सारे फॉर्मूले उसी में यूज होंगे जब हम लोग इंक्लाइन स्ट्रिप प्रोवाइड करेंगे तब। फिर आ जाते हैं पेज नंबर 80 पे। पेज नंबर 80 हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए है। जब WSM यूज़ करेंगे हम लोग तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखी है कि टेंसाइल स्ट्रेस कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ कंक्रीट। और एक आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे मॉडुलर रेशियो का M/280.3 सिग्मा CBC। आप जब WSM से डिज़ाइन करोगे तो आपको मॉडुलर रेशियो निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया गया होगा। यहाँ पे दे रखा है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कितनी है, तो कंक्रीट के लिए दे रखा है आपको बोला गया टेबल नंबर 21 देखना है 23, तो आप अपने आई स्कोर में टेबल नंबर 21 और 23 देखेंगे तो आपको स्ट्रेस किसकी मिल जाएंगे, कंक्रीट की। ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट टेंशन के बारे में दे रखा है, तो इसने बोला आपको टेबल नंबर 22 रेफ़र करनी है, तो आप टेबल नंबर 22 देखेंगे जाके और आपको मिल जाएगा स्कोर में। तो ये चीज़ पेज नंबर 80 पे दे रखी है।
फिर अगला पेज है पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 में क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो आपकी बात कर रहे थे टेबल नंबर 21 और टेबल नंबर 22, तो ये टेबल नंबर 21 है। इसमें आपको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट की वैल्यूज दे रखी है। अगर बेंडिंग के कारण है तो सिग्मा सीबीसी, और अगर हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस निकालनी है सिग्मा सीसी की वैल्यू ये है। कब, अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो पेज नंबर 81 पे है टेबल नंबर 21। ये 82 पे पेज है हमारे। 82 पे कौन सा टेबल है, टेबल नंबर 22, जो कि हमारी टेंसाइल स्ट्रेस बताती थी, प्रिंसिपल स्ट्रेस इन इसमें टेंशन। ये तो ये सिग्मा एसटी की वैल्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ कंक्रीट। एक इसकी वैल्यूज़ दे रखी हैं हमारी, ये दे रखी हैं सिग्मा एसटी की वैल्यूज़। फिर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज आता है पेज नंबर 83। तो ठीक है, 83 में क्या है, आपको शियर स्ट्रेस जब भी प्रोवाइड करनी हो कि नॉमिनल शियर कितना प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए जो टाउ वी की वैल्यू होती है वो हम कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, वी अपॉन बी डी। पेज नंबर 84 पे यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट टाउ सी मैक्स की वैल्यू दे रखी है कि अकॉर्डिंग टू ग्रेड यहाँ पे 100 AST/PT लिमिट की वैल्यू दे रखी है। इसके हिसाब से M15, M20, M25 इन सब के बारे में हम लोग देख सकते हैं कौन सा यूज़ करना है। फिर यहाँ पे आपको टाउसी मैक्स की वैल्यू अगर वो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो टाउसी थी वैल्यू, और यहाँ पे टाउसी मैक्स की वैल्यू दे रखी है अकॉर्डिंग टू कंक्रीट, पेज नंबर 85 पे सबसे नीचे। और यहाँ पे अगर हमें डिज़ाइन करना है शियर एनफोर्समेंट तो हमें ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो क्लॉज नंबर बी 5.4 में दे रखी है। ये सारे क्लॉज यूज़ करके हमें शियर स्ट्रेस को डिज़ाइन करना पड़ेगा, शियर एनफोर्समेंट को। पेज नंबर 90 पे दे रखा है हमारे पास, अगर स्पैन है स्लैब हम लोग यूज़ करेंगे तो एक MX आएगा एक MY आएगा, तो दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, MX और MY का फॉर्मूला दे रखा है। तो हमें ये यूज़ करने हैं MX और MY। फॉर्मूले कौन से, अल्फा एक्स WLX² और MY = अल्फा वाई WLX²। ये फॉर्मूले हमें पेज नंबर 90 पे दे रखे हैं। और यहाँ पे आपको दे भी रखा है कि सिंपली सपोर्टेड स्लैब है तो कैसे क्या करना है। तो ये आपको ये पेज इंपॉर्टेंट है आपके पेज नंबर 90। और पेज नंबर 91 पे आपको LX और LY की वैल्यूज़ दे रखी हैं। LY और LX के अगर रेशियो कितना होगा तो अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल जाएंगी पेज नंबर 91 पे। और ये हमारे पास LX/LY की वैल्यूज़ भी यहाँ पे दे रखी हैं कि अल्फा वाई की वैल्यूज़ कितनी होगी। ये हमारे पास रेशियो है, उस रेशियो के हिसाब से हम लोग यहाँ पे लॉन्ग स्पैन अगर निकालना है तो निकालना है यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी है। तो पेज नंबर 91 आपका यूज़ होगा किसके लिए, स्लैब के केस में। आपका कॉलम के केस में यूज़ होगा पेज नंबर 94, जब उसकी एल इफेक्टिव हमें निकालनी होगी तब। पेज नंबर 96 पूरा डिज़ाइनिंग प्रोसेस दे रखा है इसमें। पेज नंबर 96 पे कि अगर हमें रेक्टेंगुलर सेक्शन डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रोवाइड देखते हैं कि सेक्शन विदाउट कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, दैट मीन्स कि सिंगली रेनफोर्स सेक्शन यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो हम लोग G1.1 देखेंगे। G1.1 में क्या दे रखा है, सबसे पहले डिटरमाइन न्यूट्रल एक्सिस निकालना है यहाँ पे XU/D, ये लिमिट स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग। जब यहाँ से XU/D की वैल्यू आ जाएगी तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो MU का फॉर्मूला लगा देंगे। और अगर यहाँ पे XU/D = लिमिटिंग वैल्यू हो जाती है तो फिर हम लोग यहाँ पे MU लिमिट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ से सीधे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है। फिर सेक्शन विद कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, दैट मीन्स कि हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं डब्ल्यू सेक्शन के बारे में। तो डब्ल्यू सेक्शन के लिए क्या करते हैं, MU - MU लिमिट निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, और MU लिमिट की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से फिर आपका 2 AST आ जाएंगे। AST1 जो कि आ रहा था केवल सिंगली मूवमेंट जैसा आ रहा था विदाउट रेनफोर्समेंट के लिए M1 के कारण, और AST2 MU जो M2 आ रहा है मूवमेंट उसके कारण कितना आ रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा AST पूरा आ जाएगा। ये W के केस में था। ऐसे ही फॉर्मूला यूज होगा फ्लैंज सेक्शन अगर T सेक्शन है या फिर हमारा L सेक्शन है। तो उसके केस में यहाँ पे दे रखा है कि पहले सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे XU/DF है या फिर XU = DF है। अगर XU/DF लेस देन DF है तो हम लोग G.2.11 के हिसाब से चलेंगे, वो आगे जो बोल रहा है हम सेम चीज़ प्रोसेस फॉलो करेंगे। और अगर XU/D > DF हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे है ये चीज़ XU > DF हो जाता है, तो इस क्लॉज नंबर 2.3 में जो भी दे रखा है हम उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो ये रहा पेज नंबर 96 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है। इसमें आपको फ्लैंज सेक्शन के बारे में और रेक्टेंगुलर सेक्शन कैसे डिज़ाइन करने हैं उसकी प्रोसेस पूरी दे रखी है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक बार जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें कैसे यूज़ करनी है।